हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। तो जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो उनके लिए सीजीएल 24 में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए हैं सारे सेट्स में, तो उसके लिए मैंने दो वीडियोस जो हैं आपके लिए बनाऊंगा। आज की वीडियो में 25 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अनदर 25 क्वेश्चन करेंगे। लगभग इतने सीजीएल 24 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन टॉपिक से, उसके बारे में जो है सारा हम देखेंगे। मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई भी फॉर्मूला लगा के उसका आंसर नहीं निकालना होता, हमें ऑप्शन से ही चेक कर लेना है डिविजिबिलिटी रूल से कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, सो आज हम ट्राई करते हैं ट्रिक्स डिफरेंट जिससे हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपने एक बात ध्यान रखनी है ट्रिक लगाने के लिए कि जब भी मेरे पास वॉल्यूम एरिया ऐसी कोई चीज पूछी हुई है जिसमें पाई यूज हो, क्या यूज हो, पाई यूज हो, तो सिलेंडर की वॉल्यूम में पाई यूज होता है। जहां जहां हमें पाई यूज करना है वहां पे क्या होता है 22/7 हम यूज करते ही करते हैं। तो हमने क्या देखना होता है कि जो वॉल्यूम, जो आंसर वो पूछ रहा है वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 की मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें। तो मेरे को ये चेक करना होता है कि वो 11 का मल्टीपल है कि नहीं। जौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो वही हमारा आंसर होता है। हम देखेंगे सीजीएल 24 में टीयर 1 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही दिखेगा आपको। कई जगह ऐसा होगा जहां 2 ऑप्शन होंगे, वैसे क्वेश्चन भी आए हैं, उसमें क्या ट्रिक लगेगा वो हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इससे। अब मेरे को देखना है कि जब भी वो वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम उस फिगर की 2D 3D की जिसमें पाई यूज होता है, उसमें मेरे को चेक करना हो सीधा कि 11 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में हम करते हैं कि ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन है मेरे पास, इसमें ऑल्टरनेट नंबर कौन से हैं, 2 और 8, 6 और 6। ये ऑल्टरनेट नंबर का सम करके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक को दूसरे से। तो जैसे कि 8 और 2 10 है, और सेकंड नंबर 6 और 6 12 है, तो यहां पे जब माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 2 आंसर आया, 2 आया। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करके चेक ये करना होता है कि ये नंबर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल है कि नहीं, क्योंकि हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो 0 भी नहीं है, 11 और 11 का डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। सेकंड में क्या है देखो, 2 + 1 is 3 एंड 8 and 6 is 14, 14 - 3 is 11। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर और कोई नंबर 11 से डिविजिबल ना हुआ तो हमारा आंसर 2816 होगा। अब यहां पे देखो 8 और 2 10 एंड 8 and 2 is 10, 7 and 4 is 11, 11 - 10 is 1। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमें चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल या 11। सो यहां पे देखेंगे ये आ गया मेरे पास 7, और ये कितना आ गया 10, यहां कितना आ गया 3। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो 11 की डिविजिबिलिटी है। ये फटाफट आप स्क्रीन पे ही चेक कर सकते हैं, आपको पेपर पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2816, जो कि 11 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है। ठीक है जी, ऐसे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सीजीएल टीयर 1 में आए हैं। देखो फिर वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सर्कल विद द रेडियस दिस सेंटीमीटर, a sector with the arc length of this centimeter is cut off, find the area। अब देखो सेक्टर क्या होता है, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं सर्कल, देखो 2D फिगर में सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो मैं आपको सेक्टर समझा देता हूं क्या होता है। ये अगर सर्कल है तो हमारे पास जो सेक्टर है, जैसे कि इसने बोला है कि जो सेक्टर होगा वो होता है ये वाला पार्ट। जैसे कि मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल से मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला पार्ट जो है ये सेक्टर है, इसका एरिया पूछ रहा है क्योंकि ये सर्कल में आता है। सर्कल का एरिया निकालना हो तो पाई r² है। अब इसका कुछ पार्ट होगा तो इसका मतलब क्या है, पाई तो यूज होगा ही। तो मैंने कहा जहां जहां पाई यूज होगा वहां पे हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो क्योंकि वो मेरे से एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई यूज होगा ही। सो मैं देखूंगा अब इसमें कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, चाहे डेसिमल में हो। देखो 8 और 5 is 13, 13 + 5 is 18, -6 + 2 is 8। तो यहां पे आंसर क्या आएगा 10। 10 जो है आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 11 या 11 का मल्टीपल। 8 6 14, 14 और 5 is 19, -6 + 2 is 8। अब 8 माइनस करूंगा, यहां क्या आ गया 11। सो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, यही होगा। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं, 8 and 8 is 16, 16 + 5 is 21,
एंड 6 + 7 इज 13। अगर मैं 13 माइनस करूंगा यहाँ कितना आएगा 8 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 11 या 11 का मल्टीपल या 0 चाहिए। अगेन 8 + 1 इज 9 + 5 इज 14 माइनस 6 + 2 इज 8, मेरे पास आ जाएगा यहाँ 6। सो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये 11 आ रहा है। सो मेरा आंसर क्या होगा 86.625। ठीक है जी। अब सेक्टर का क्या फॉर्मूला है ये मैटर नहीं करता, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। वैसे आपको सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, एज ए मेंसुरेशन कर रहे हैं हम सीजीएल के लिए। तो इफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कोन, अब कोन की बात कर रहा है, हमने देखा जो कोन होता है, जैसे कि अगर मैं सिलेंडर ड्रॉ करूं तो जो कोन होता है हमारे पास वो इसका 1/3 पार्ट होता है, ठीक है, 1/3 पार्ट। सो कह रहे हैं राइट सर्कुलर कोन हाइट 24 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम दिस है, देन टोटल सरफेस एरिया। देखो जब कोन का हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या है पाई यूज होगा, क्या होगा पाई यूज होगा, ठीक है। सो पाई यूज हो रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा 11 की डिविजिबिलिटी। अगेन 8 और 6 इज 14 माइनस 0 इज 14, ये आंसर नहीं होगा। 7 + 4 इज 11 माइनस 0 इज 11, ये आंसर होगा। 9 + 4 इज 13 माइनस 0 13, एंड दिस इज 8 6 14 माइनस 0 इज 14। सो मेरा आंसर क्या होगा 704। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 की डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर के एरिया में चाहे लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, हमारे पास पाई यूज होता है। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं 11 का मल्टीपल चेक करूंगा। 1 + 0 इज 1 + 2 इज 3, और यहां पे 2 + 3 इज 5। सो 5 - 3 इज 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 + 3 इज 4 + 2 इज 6, 6 - 2 इज 4, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6 - 2, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो 1 + 3 इज 4, 4 + 0 इज 4, देन 2 + 2 इज 4, तो यहां पे क्या आ गया 0, या 0 होना चाहिए या 11 या 11 का मल्टीपल। मेरा आंसर होगा 4th ऑप्शन। ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस सेंटीमीटर वाइड इफ द सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलॉन्ग इट्स ब्रेथ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जब भी फाइंड करेंगे क्या होता है पाई r² h। पाई आ रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा 11 की डिविजिबिलिटी। 2 + 2 इज 4, और ये 5 + 1 इज 6, 6 - 4 इज 2, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 1 + 2 इज 3, 9 + 5 इज 14, 14 - 3 इज 11, ये पॉसिबिलिटी है अगर और कोई 11 से डिविजिबल नहीं होगा तो 2 + 2 इज 4, एंड ये 5 + 0 इज 5, यहां पे क्या आएगा 1, सो ये नहीं हो सकता। 1 + 2 इज 3, एंड 8 + 5 इज 13, 13 - 3 इज 10, 10 नहीं चाहिए हमें 11 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। पाई r² h वॉल्यूम किसकी होती है सिलेंडर की, उसका थर्ड पार्ट होता है कोन। तो पाई यूज हो रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा सीधा 11 की डिविजिबिलिटी। ये 3 है, ये 4 है, 4 - 3 इज 1, ये नहीं है हमारा आंसर। 3 - 2 इज 1, ये भी नहीं है आंसर। 3 - 0 इज 3, ये भी आंसर नहीं है। तो ये क्या आएगा 3 - 3 इज 0, 0 हो सकता है। 0 और 11 जो है 11 का मल्टीपल मेरे को चेक करना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस द सर्कमफ्रेंस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल बताना हमें क्या है। ठीक है, ये अब डिफरेंट क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, और साथ में कह रहा है डायमीटर जो कि होता है 2r। इसकी रेशियो जो है वो 3:5 है। इफ द सर्कमफ्रेंस इज 6 सेंटीमीटर, अगर वो कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस जिसकी रेशियो 3 पॉइंट्स है, ये एक्चुअल में कहता है 6 है, तो 2 का मल्टीपल है, तो यहां पे 2 का मल्टीपल क्या होगा 10। इसका मतलब क्या है ये जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है। वो मेरे से पूछ रहा है रेडियस का होगा, रेडियस होगा इसका हाफ, कितना 5 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सीजीएल 24 का क्वेश्चन है ये, टियर 1 का। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अगेन कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r l, पाई यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है जी।
सो मैं अगेन क्या चेक करूंगा, 7 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। देखो मैं देखूं तो मेरे को यहां पता चल रहा है 11 माइनस 0 इज 11, ये आंसर होना चाहिए। बाकी चेक कर लो, 11 प्लस 1 इज 12, 12 माइनस 13, सो 1 आएगा या माइनस 1 आएगा। ये है 8, 8 माइनस 14, सो या 6 आएगा या माइनस 6 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। 11 प्लस 5 इज 16 माइनस ये 1 प्लस 0 इज 1, यहां के आ गया 15, ये भी नहीं होगा। सो मेरा आंसर क्या होगा, 704। ठीक है जी। चलो देखो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन जो है वो 11 का मल्टीपल होता है, उसमें एक और ट्रिक लगता है। ठीक है, सो फिलहाल ये मैं बता रहा हूं कि 24 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक ही ऑप्शन में आया है 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब यहां हो सकता है कि 11 की डिविजिबिलिटी 2 नंबर से हो। द रेडियस इन द बेस ऑफ द राइट साइड ऑफ कोन, कोन की बात कर रहा है, तो कोन जो है वो कह रहा है कि रेडियस इसका 9 सेंटीमीटर है एंड इसकी जो द रेडियस ऑफ द बेस और स्लांट हाइट जो है 49 है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द जो कोन होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है जी, अगेन मेरे पास पाई यूज हो रहा है तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। अब देखो यहां पे 8 प्लस 1 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9। अगर ये नंबर बराबर हो जाते हैं तो इनका डिफरेंस 0 आता है, तो मेरा ऑप्शन ये भी हो सकता है। 6 प्लस 1 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, तो 7 माइनस 7 0, मेरा ऑप्शन ये भी हो सकता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन है। अब इसमें क्या करना है मैं बताता हूं। 6 प्लस 1 इज 7 एंड 2 प्लस 2 इज 4, 7 माइनस 4 इज 3, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 1 प्लस 4 इज, सॉरी 1 प्लस 9 इज 10, 10 माइनस 4 इज 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है कि मेरे पास जो आंसर है वो है पाई आर एल, जो मेरे को निकालना है। जो मेरे को दे रखा है, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल। अब मेरे से वो पूछ रहा है कि बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल है कितना। अब देखो मेरे पास रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है। बेसिकली अगर मैं कोन की बात करूं ना, कोन, ये कोन होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है कोन। जिसको हम एल कह रहे हैं वो ये स्लांट हाइट है एल। ठीक है, और जो हाइट इसने दे रखी है, अच्छा स्लांट हाइट ही दे रखी है। ठीक है, सो स्लांट हाइट हमें दे रखी है कितनी है, 49, सो 22/7 इंटू रेडियस मेरे को दे रखा है 9 इंटू 49। अच्छा, ये तो मैं फॉर्मूला ही पुट कर रहा हूं। सो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था कि 11 का मल्टीपल देखेंगे, और सेकंड चीज जो हमने देखनी होती है वो देखना होता है 7 का मल्टीपल। क्या देखना होता है, 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको नोट करना है, वो ये है कि 7 का मल्टीपल मैं तभी चेक करूंगा क्योंकि देखो 7 ना बेस में है। अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं 7 की कटिंग करूं तो यहां 7 है, सो 1 एक बार 7 बचना चाहिए क्योंकि 7 की कटिंग होगी क्योंकि पाई में 22/7 तो आएगा ही। सो अगर उसका देखो, अगर मेरे को कहता ना कि स्लांट हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 से 7 कट हो जाता है, तो 7 की जो मल्टीपल है, 7 की डिविजिबिलिटी है, वो मैं चेक ना कर पाता क्योंकि 7 से डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 7 तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, तो डिविजिबल भी नहीं होगा। बेसिकली मेरे को इसमें क्या चेक करना होता है, जब 11 के 2 मल्टीपल वाले ऑप्शन आ जाते हैं तो मेरे को चेक करना होता है कि 7 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं। आप देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे को जो ये ऑप्शन दे रखा होगा, या तो रेडियस या फिर एच जो दे रखा होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 के मल्टीपल में मिनिमम पावर मेरे को 2 चाहिए। मिनिमम पावर 2 का मतलब क्या है कि अगर तो 7 की पावर 1 ही है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो वो तो कट हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि मिनिमम मेरे को 49 चाहिए, या 3 हो गया तो 343 ये चाहिए, 7 की पावर चाहिए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने 49 दिया, ठीक है, सो इसका मतलब 7 से यहाँ पे 7 कट हो गया, 7 की डिविजिबिलिटी रहेगी। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इन दोनों ऑप्शंस को 7 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करूंगा। 7 की डिविजिबिलिटी अगेन आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए इसके लिए कि 7 की डिविजिबिलिटी हम नंबर सिस्टम में सीखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जनरली फॉर्मूला होता है AB माइनस 2C का। ये है 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका, जिसमें A, B, C लास्ट के 3 नंबर होते हैं। अब मैं इसमें क्या लिखा हुआ कि AB में से C का डबल करके माइनस कर दो। अब देखो यहाँ C जो है लास्ट नंबर है, इसको डबल करूंगा, 6 का डबल कितना होता है 12, तो यहां से मेरे को 12 माइनस कर देना। क्या बचा 4, यहां क्या बचा 6, यहां क्या बचा 1। अब मेरे को चेक करना है कि ये 7 का डिविजिबल है कि नहीं। देखो 7 के 10 के टेबल में 70, 7 के 20 के टेबल में 140। अब 146 है, तो 146 तो डिविजिबल नहीं होगा।
सेकेंड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आप टिक कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, नहीं तो मैं उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर देता हूं। 1265, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, इसका डबल करके यहां से माइनस कर दो, कितना आ गया 116। सॉरी एक मिनट, यहां पे ना एक्चुअल में यही ऑप्शन ठीक है क्योंकि हमने यहां गलत कर दिया। देखो ऑप्शन क्या है मेरे पास 1386, अब इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 12, यहां से 12 माइनस करेंगे तो यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 1, यहां 126 आया। सो 126 7 का मल्टीपल है। अगर आपको नहीं पता कि 126 7 का मल्टीपल है तो यही स्टेप मैं दोबारा रिपीट करूंगा। 6 का डबल 12, यहां 12 से माइनस किया तो मेरे पास 0, या तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा या फिर 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मेरे यहां पे आंसर 0 आ गया, तो ये मेरा आंसर होगा। अगर मैं 1265 की बात करूंगा, इसमें अगर मैं डबल करूं, 5 का डबल 10, यहां से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 116। अब इसका डबल करूंगा तो क्या आएगा 12, मेरे पास -1 आ जाएगा। -1 नहीं आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होगा 1386। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 11 के मल्टीपल वाले 2 ऑप्शन है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रिक रह जाता है वो है 7 का मल्टीपल, जिसमें 7 की मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए। और बाय डिफॉल्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये 7 की पावर 2 होती है। या तो स्लांट हाइट 7 है, या वो क्या कहता है आपको रेडियस 7 दे देता है, स्लांट हाइट भी 7 दे देता है। एक 7 जो है वो 22/7 से कट हो जाता है, एक जो है हमारे पास रह जाता है। तो हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again, well radius is dug, a well with a 40 cm radius dug, find the volume of the earth taken out of it। तो रेडियस की जब बात करता है तो सर्कल की बात होती है, सर्कल की बात होगी तो यहां सिलेंडर की बात होगी। ठीक है, जो वेल डग किया गया है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में किया गया है, नहीं तो वो बताता इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है, या स्क्वेरिकल फॉर्म में करता जिसको हम क्यूब बोलते हैं। पर यहां पे उसने क्योंकि रेडियस दे दिया, अब उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है तो अगेन पाई यूज होगा। तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 1 + 1 is 2, 2 + 8 is 10 and 4 + 7 is 11, 11 - 10 is 1, सो ये ऑप्शन नहीं है। 1 + 1 is 2, 2 + 8 is 10, सो 10, और यहां पे मेरे पास आ गया 4, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहां 6 आएगा। 1 + 1 is 10, 1 + 1 is 2, 2 + 8 is 10 और 6 + 4 is 10, यहां पे क्या आ गया 0, ये मेरा ऑप्शन होगा। 1 + 1 is 2, 2 + 8 is 10 और 6 + 5 is 11, 11 - 10 is 1, सो मेरा आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the area of the sector of the arc length this which subtends the central angle of this। अगेन देखो मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्टर क्या होता है एरिया का, वो सर्कल में होता है। सर्कल में होता है, एरिया है तो पाई यूज होगा, पाई यूज होगा तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये आ गया 9 और ये कितना आ गया 12, 12 - 9 is 3, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। यहाँ क्या है 9 और यहाँ भी क्या है 9, 9 - 9 is 0, सो मेरा ऑप्शन क्या होगा 2। यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 16, 16 - 5 is 11। अब यहाँ पे अगेन 2 ऑप्शंस आ गए मेरे पास। ठीक है, यहां है 8 + 1 is 9 और यहां क्या है 12, 12 - 9, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब इसमें मैं क्या चेक करूंगा, अब मेरे को क्या चेक करना है, देखो वो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसमें एंगल दे रखा है। तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया की बात करूं तो क्या होता है πr²। अब πr² जो एरिया है वो 360 डिग्री के लिए है, 360 डिग्री, उसने कहा 30, सो 30/360 में कितना एरिया होगा ये मेरे को बताना है। ठीक है जी, अब इसने मेरे को क्या बता रखा है, आर्क की लेंथ बता रखी है। क्या बता रखा है, आर्क की लेंथ। तो बेसिकली मेरे को रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं दे रखा। अगर मेरे को रेडियस पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो 7 का मल्टीपल है, अगेन मैं इसको 7 की डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लूंगा। ठीक है, सो मेरे को पहले देखना है कि आर्क की लेंथ कैसे निकलती है। आर्क की लेंथ जो कि 44 है, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है 2πr, पर मेरे को आर्क का बताना है। आर्क वो जो 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो क्या होगा 30/360। अब आर्क ना, आर्क का पेरीमीटर सिर्फ इतना नहीं होता, मैं आपको ना डायग्राम से बताता हूं। देखो ये अगर सर्कल है ना, तो अच्छा आर्क की लेंथ ही बताई हुई है सेक्टर का, ठीक है चलो ठीक है।
बेसिकली मेरे को उसने क्या है, आर्क ही बता रखा है। आर्क का जो मतलब है वो इतना ही है कि ये आर्क है, अगर ये एंगल 30 डिग्री सबटेंड है तो आर्क यहां से लेके यहां तक है, उसकी वैल्यू कितनी है 44। अब ये पूरे की कितनी होती है 2 पाई आर, और 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा 30/60, जो कि क्या आएगा 1/12। अब देखो 44 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और यहां पे क्या है मेरे पास 12। अब देखो 22 इंटू 2 इज 44, ये 44 से कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 12, क्या आ जाएगी 7 इंटू 12। ये देखो ये 7 का मल्टीपल है, क्या है 7 का मल्टीपल। और जब मैं यहां पे ये आर को यूज करूंगा, आर 2 बार यूज होगा, आर क्या है 2 बार यूज होगा, इसका मतलब 2 बार 7 आएगा, 2 बार 7 आएगा, एक बार 7 तो 22/7 से कट जाएगा, एक 7 बच जाएगा। तो मेरे को यहां पे अब क्या चेक करना है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है दो ऑप्शंस की, एक ऑप्शन है मेरे पास 1584 एंड सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास है वो है जो सेकंड ऑप्शन है वो है मेरे पास 1848। अब इसकी 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नंबर को छोड़ के इसको डबल कर दो और यहां से माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 150। ठीक है, 150 ऑब्वियसली मेरे को पता है 7 का मल्टीपल नहीं है। यहां से अगर मैं 8 का डबल 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 168। यहां से देखो अगर मैं डबल करके माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 16, ये कितना आ गया 0। सो मेरा आंसर है 1848। 1848। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा 11 और 7 का मल्टीपल कैसे चेक करना है और कब चेक करना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two cylinders have their radii of their bases in the ratio this and their heights and ratio this. Find the ratio of the curved surface area. देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सिलेंडर का, वो होता है 2πr1h1। इसकी मेरे को r2h2, इसकी रेशो निकालनी है, किसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr1h1 2πr2h2। डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स हैं, टू सिलेंडर्स। 2π बीइंग कांस्टेंट मैं कट कर दूंगा। अब रेडियाई की रेशो क्या है पहले वाले में 4:5, तो यहां पे क्या आएगा 4 और यहां पे जो रेडियस है वो क्या आएगा 5, और मेरे को साथ में h को मल्टीप्लाई करना है। हाइट की जो रेशो कितनी है, यहां पे है 5 और यहां पे कितनी है 7, तो ये आ गया 20, यहां कितना आ गया 35। मेरे पास आंसर होगा 4:7। क्या आंसर होगा 4:7। ठीक है जी, समझ गए। अगर मेरे को एरिया पूछा है, ठीक है ये हम क्लास में बताते हैं, एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मतलब दो लेंथ्स मल्टीप्लाई होंगी, मिनिमम दो लेंथ्स मल्टीप्लाई होंगी तभी मीटर स्क्वायर आएगा। सो दो लेंथ्स में मेरे को दो ही बता रखी है, रेडियाई भी और हाइट भी। सो आपने सिर्फ रेशो के फर्स्ट पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करना है और सेकंड पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब देखो मेरे को वॉल्यूम का रेशो दे रखा है कितना 3:5। कितना दे रखा है 3:5। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे 1 1, यहां पे 2 2, क्योंकि दो कोन्स हैं हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है कि इनकी जो वॉल्यूम की रेशो है वो कितनी है 3:5 है। अब ध्यान से देखो, ये मैं कट कर सकता हूं 1/3 पाई 1/3 बीइंग कांस्टेंट। अब यहां पे क्या है r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2, जिसकी की रेशो दे रखी है हमें कितनी, वॉल्यूम की रेशो है 3:5। अब इसमें देखो रेडियाई जो है, रेडियाई उसकी जो रेशो है वो कितनी है 2:5। तो यहां पे अगर 2 है मेरे पास तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4h1, और यहां पे रेडियस जो है उसकी रेशियो कितनी है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। h2 इज इक्वल टू 3/5। ये 5 की कटिंग यहां करेंगे, यहां पे क्या आएगा 5। मेरे को कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर हाइट्स बताओ। h1 बाय h2 जो है वो किसके बराबर आएगा, ये 5 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15, और ये क्या आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 4। सो मेरा आंसर क्या होगा 15:4। ठीक है जी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the perimeter of the equilateral triangle is 36,
इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड सेम हो, तो उसका पेरीमीटर अगर 36 है तो ईच साइड कितनी हो जाएगी 12 12। वो कह रहा है कि देन इट्स एरिया इज, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 3/4 ए स्क्वायर होता है। सो अंडर रूट 3/4 ए की वैल्यू, ए है साइड, साइड की वैल्यू कितनी है 12, सो 12 इंटू 12, 4 3 12, 12 इंटू 3 इज 36√3। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आपको बस इसमें देखो मेंसुरेशन में क्या फॉर्मूले से अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक लेंथ होती है। ठीक है, पूरे सर्कल का अगर हम वॉक करते हैं तो पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है या सर्कमफ्रेंस है वो मीटर में होता है, एक लेंथ है वो कह रहा है कि एक बड़ा सर्कल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो दो छोटे सर्कल्स के बराबर है। तो बड़ा सर्कल है तो उसका सर्कमफ्रेंस की अगर 2 पाई आर कैपिटल आर मान लेते हैं तो ये किसके बराबर है, दो और सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस को सम करेंगे उसके बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 पाई R1 प्लस R2, ये दो स्मॉलर सर्कल्स हैं। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है ये कि ये इनका सर्कमफ्रेंस जो है वो सेम है, हमें बताना है कि डायामीटर, बड़े सर्कल का डायामीटर कितना है। ठीक है, अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अब मेरे को बड़े सर्कल का अगर रेडियस पता चल गया तो इसको हम डबल कर देंगे। R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, जो दो छोटे सर्कल्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है 12 एंड 16, सो 12 प्लस 16 इज 28। ये रेडियस है, डायामीटर कितना होगा इसका डबल, तो हमारा आंसर कितना होगा 56। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, देखो 8 इंटू 4 इंटू 6, वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी, इनको मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 48 इंटू 4 होता है 192। सो मेरा आंसर क्या होगा 192। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज दिस, इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक इज। देखो वो क्या कह रहा है, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक आपने देखा होगा कि जहां पे रनर्स जो हैं वो दौड़ते हैं। सो जनरली ये बीच वाला एक ग्राउंड होता है, गार्डन वाला पार्ट ग्रीन पार्ट होता है, और ये ट्रैक होता है हमारे पास। ये क्या होता है, ट्रैक होता है। वो कह रहा है इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 28 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। सो अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूं तो इसका रेडियस दे रखा है और एक छोटे सर्कल का रेडियस दे रखा है। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक। ट्रैक कौन सा होता है, जहां हम रन करते हैं, ये है ट्रैक, ये सारा क्या है ट्रैक। इसको लेवल करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, अगर जो पर मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 28 है। तो बेसिकली मेरे को इसका एरिया, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, वो कितना होगा। अगर मैं कहूं कि बड़े सर्कल का एरिया कितना होगा तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो मेरा एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना क्या आ गया आपके पास, इतना आ गया आपके पास एरिया, और कितने मीटर स्क्वायर में आएगा, और इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 28 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी लेवलिंग होगी। अब पाई की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दी हुई, उन्होंने कहा 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो है 28, सो यहां पे आ जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर इंटू 28। सो या तो इनके स्क्वायर्स कर लो जो कि आपको याद होने चाहिए 50 तक के स्क्वायर्स, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 28 प्लस 25 इज 53 एंड 28 माइनस 25 इज 3 इंटू 28। अब 7 से 4 यहां कटी हुई 4 की, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास खत्म हो गया। अब इतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम चेक करें कि सबका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18, 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8, अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या है 2। तो जिसके ऑप्शन में लास्ट में 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, समझ गए। ये क्वेश्चन का जो
ये वाला पार्ट है, ये आपको याद करना होता है। जब भी ट्रैक की बात करता है या दो सर्कल के अंदर सर्कल है और इस पार्ट का एरिया पूछा हो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर जो है इसका आंसर होता है एरिया का, इनटू 28, क्योंकि इतने मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी लेवलिंग होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the perimeter in centimeter rounded off to the 1 decimal place of the sector of the circle with the radius 10 centimeter? अब मेरे को उसने पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, अगेन अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि पेरीमीटर जो है सेक्टर का, पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, और एंगल दे रखा है तो 30 के हिसाब से करेंगे तो पाई तो हमारे पास आ रहा है, तो हम अगेन 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, 6 माइनस 0 इज 6, ये क्या है, अच्छा राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसमें क्या है, गड़बड़ हो सकती है। ओके, क्योंकि ये उसने राउंड ऑफ किया है तो 11 की डिविजिबिलिटी मैं से चेक नहीं कर पाऊंगा। सो हम क्या करते हैं, वो कह रहा है पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का, पूरा पेरीमीटर मिला प्लस 2 आर, ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये 2 आर क्यों आया मैं बताता हूं अभी। देखो जब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये आर्क और एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, दो रेडियस है इसलिए 2 आर, और इसका इसका जो आर्क को निकालने का तरीका क्या है कि 2 पाई आर अगर पूरे सर्कल का है 360 डिग्री के लिए, तो थीटा के लिए कितना होगा, थीटा है 30 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूं तो यहाँ पे आएगा 1/12, सो 1/12 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है इन्होंने दे रखा है कितना 10, प्लस 2 आर कितना होगा 20। सो मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, उसमें 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहां पे अगर देखें तो यहां आ गया मेरे पास 6, ये कटिंग हो गई, यहां क्या आ गया 3, यहां क्या आ गया 11, सो मेरे पास आ गया 110 अपॉन 21, 7 3 से 21। तो अगर हम 21 की बात करें तो ये 5 के टेबल में कट होगा कितना 105, तो मेरा आंसर यहां आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग प्लस 20 कितना होता है 25 पॉइंट समथिंग। अब 25 पॉइंट समथिंग जो है वो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीजीएल में हमें यही चेक करना होता है कि क्या ट्रिक है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तभी ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज, देखो एरिया पूछ रहा है मेरे को सेक्टर का। ठीक है, अब एरिया पूछ रहा है सेक्टर का तो मेरे पास पाई तो यूज होगा, पाई होगा तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल कौन सा है, सिर्फ एक ही नंबर मेरे को नजर आ रहा है, तो मेरा आंसर होगा 77/3। ठीक है जी, ये बस इतना ही क्वेश्चन करना है, ये देख ही रहा है कि बाकी कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है, रेडियस निकालेंगे तो आई थिंक 7 आएगा, सो वो भी देखो ये 7, ये भी 7 का भी मल्टीपल है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 4 5, जब राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 है तो ये है राइट एंगल, ये है राइट एंगल। ठीक है, अब 3 4 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5, इसको 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। वो कह रहा है कि इस ट्राइंगल को हमने रोटेट किया किस साइड से, 3 सेंटीमीटर साइड से, मतलब क्या है इसको यहीं स्टेबल रहने दो और ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो एक कोन या टेंट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, जिसमें ये 5 है, इसको रोटेट कर दिया हमने टू फॉर्म अ कोन, ये कोन बन गया। कोन में क्या होता है बेसिकली हमारे पास ऐसे होता है कोन। ठीक है, ऐसे क्या है ये कोन सा बन गया। ठीक है जी, अब मेरे को कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम बताओ। अब वॉल्यूम जो कोन की होती है वो कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं यहां पे 11 की डिविजिबिलिटी वाला फंडा क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें ना इसने आंसर पाई की फॉर्म में दिया है। अगर मैं पाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 की डिविजिबिलिटी निकल के आएगी, तो अब मेरे को पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है। ठीक है, सो मैं लिखूंगा 1/3, पाई को ऐसा रहने दो। अब मेरे को देखना रेडियस क्या है, देखो रेडियस हम देखते हैं ये वाला, ये नीचे सर्कल बन जाता कोन का, उसका रेडियस कितना है, ये साइड कितनी थी 4, सो लिखेंगे 4 × 4। हाइट कितनी है, हाइट हम ये वाली हाइट लेते हैं, ये स्लांट हाइट होती है, ये हाइट लेनी है, हाइट कितनी है
3, ये 3 से ये 3 कट गया, 4 4 से क्या आ गया 16, सो मेरा आंसर कितना होगा 16 पाई, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है ना, वो ज्योमेट्री का पार्ट है बेसिकली, और मैं आपको बता देता हूं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है। और ये क्वेश्चन सीजीएल ऑलमोस्ट हर साल पूछती है, एसएससी हर साल पूछती है। ठीक है, डिफरेंट सीएचएसएल है, सीपीओ है। ये क्वेश्चन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये तो आना ही आना है, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो अगर एक ये सर्कल है और अगर एक ये सर्कल है, ठीक है, तो इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो ये होता है, यहां से, ठीक है, यहां से टच करता है जो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो ये ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है। एक मेरे को रेडियस यहां दे रखा होगा, एक मेरे को रेडियस यहां दे रखा होगा, और एक इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, वो मैं पूछा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना होगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर या d1 स्क्वायर, ये है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, माइनस ट्रांसवर्स में दोनों के रेडियस को हम प्लस कर देते हैं और कॉमन में माइनस रहने देते हैं, सॉरी डायरेक्ट टेंजेंट में माइनस कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, ये r1 प्लस r2 ऐसे लिख दो, और इनका स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स कितना है 17, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, माइनस अब दोनों का रेडियस प्लस करो, 10 और 5 इज 15, 15 का स्क्वायर इज 225, इसका अंडर रूट 289 माइनस 225 होता है 64, इसका अंडर रूट, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 8। सो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी है 8 है, हमारा ऑप्शन होगा 2। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rectangular courtyard of 4 meter 95 centimeter long and this meter broad, it is paved with the square tiles of the same size, find the least number of, okay, ये आप मेंसुरेशन में भी काउंट कर सकते हैं क्वेश्चन को, एचसीएफ वाले चैप्टर में भी इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी उसने बताया 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर ब्रॉड है। कहता है उसमें टाइल्स लगानी है जो कि स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए, बताओ मिनिमम कितनी टाइल्स पॉसिबल है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। देखो अब लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स की बात करूं तो मैं एक टाइल लगा देता हूं तो सबसे कम है, पर एक टाइल हम रेक्टेंगुलर प्लॉट में स्क्वायर वाली नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब एक से ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब लगाने का हो तो मैं 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगा दूंगा। ठीक है, स्क्वायर टाइल ही लगानी है 1 सेंटीमीटर, पर वो कह रहा है कि कम से कम कितनी लगा सकते हैं। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। किसका, ये दो लेंथ्स का, जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या है 495 है, मतलब मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये है 1665। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए देखेंगे, अगर मैं 5 से इसको कट करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 5 9 से 45, यहां आएगी 99। अब यहां से कट करें तो क्या आएगा 5 5 सॉरी 333, 5 3 से 15, 5 3 से 15, 5 3 से 15। अब अगेन हाईएस्ट जो एचसीएफ निकालना हो मैं तब तक निकालता हूं जब सारे नंबर किसी ना किसी नंबर से कट हो रहे हो। अब ये 9 9 18 है, 3 + 3 + 3 9 है, तो ये 9 के टेबल में कट होंगे। 9 के टेबल में यहां क्या आएगा 11, और यहां कितना आएगा 37। अब जब मैं एचसीएफ निकालता हूं, हम ऐसे एलसीएम निकालते हैं नॉर्मली, एचसीएफ बच्चों को कम पता होता है। अगर हम ऐसे एचसीएफ निकाले तो हमारा एचसीएफ यही खत्म हो जाता है, हमने इन दो नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम में तो हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इन दो नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 45। अब क्योंकि मैंने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो 45 सेंटीमीटर में आएगा। अब ये 45 सेंटीमीटर क्या आया, ये स्क्वायर टाइल की एक साइड आ गई। ठीक है, हमने टाइल्स लगानी थी, कहता मिनिमम टाइल लगाओ। मिनिमम टाइल जो हम लगाएंगे जिसका साइज होगा 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कितनी टाइल्स लगेंगी। अब ध्यान से देखो, अब एक्चुअली क्या बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसको करने के। बेसिकली अगर कोई मुझे पूछे कितनी टाइल्स हैं तो वो 37 × 11 आंसर होता है। ठीक है, क्लास में जब हम डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है इसका। सो अगर तो मेरे से वो पूछे कि टाइल्स कितनी लगेंगी तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतनी टाइल्स लगेंगी, जो कि इस केस में आएगा 407।
ठीक है, या आप ऐसे कर लो कि 495 इंटू 1665 इतना एरिया था, और टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है 40 बाय 45 बाय 45। अब जो इसका आंसर आएगा वही मेरी नंबर ऑफ टाइल्स होगी, एक टाइल का एरिया, टोटल एरिया, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। अब 45 को जब 495 से करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, इसको इससे करेंगे तो यहाँ 37 आएगा, और 37 इंटू 11 होता है मेरे पास 407। ठीक है जी, इतनी टाइल्स हैं। ये क्वेश्चन पंजाब के एक्साइज इंस्पेक्टर में भी आया था 2-3 साल पहले, पटवारी में भी सेम क्वेश्चन आया था ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन ऑफ द डायगोनल इज 4.8 मीटर लॉन्ग। तो आपने याद करके रखना होता है कि जो स्क्वायर है उसकी अगर साइड ए है तो उसका जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। अगर साइड ए है तो डायगोनल √2a होगा। डायगोनल की वैल्यू उसने बता रखी है कितनी है 4.8, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4.8 बाय √2। अब मेरे से पूछ रहा है कि एरिया बताओ स्क्वायर का, एक साइड इतनी है तो एरिया कितना होगा a स्क्वायर, तो मैं यहां लिखूंगा 4.8। अब √2 कितना होता है 2। अब मेरे को लिखना 48 का स्क्वायर क्या होता है, 4.8 का स्क्वायर या 48 का स्क्वायर। 41 से 50 नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालना हो ना, इसकी भी एक ट्रिक होती है, जिसमें मैं क्या देखूंगा, अगर मैं मान लूं ये 48 है तो हम देखते हैं यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट कितना है 8। अब इसमें 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23, तो फर्स्ट 2 डिजिट आ गए मेरे पास। और ये यूनिट डिजिट में कितने नंबर ऐड करें कि 10 आ जाए 2, सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां पे 2 डिजिट में हमने लिखा 4। सो 4.8 का स्क्वायर जो है वो 23.04 है। इसका हाफ करना है तो मेरे पास आ जाएगा 11.5। 23 का हाफ कितना होता है 11.5, 4 का हाफ कितना होगा 2, सो अपना आंसर कितना आ जाएगा 11.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, कहते हैं क्यूबॉइड की डिमेंशन इतनी है, अब इसमें से हम हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स बना सकते हैं। अगेन क्वेश्चन टाइल्स वाला ही है, वो कह रहा है आइडेंटिकल क्यूब्स कितने बना सकते हैं, तो मैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स बना सकता हूं, पर उसने पूछा है लार्जेस्ट क्यूब, बड़े से बड़े क्यूब। जब मैं 1 बाय 1 बाय 1 की बात करता हूं 1 सेंटीमीटर डिमेंशन की, तो सबसे छोटे क्यूब्स हैं, उसने बड़े पूछे हैं। तो अगेन मेरे को क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना मैं आपको, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को कट कर देगा वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों नंबर्स को कट कर दे। अगर तो आपको देख के पता चल रहा है तो ठीक है, यहां पे 25 आंसर आएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो मेरे को ये पता है कि तीनों नंबर 5 से कट हो जाएंगे। 5 10s are 50, यहाँ 5 30s are 150, यहाँ करें 5 3s are 15, यहाँ 35। अब ये जो आगे नंबर आए हैं ये फिर 5 से कट हो रहे हैं, 2 6 7। अब फर्दर ये 3 नंबर किससे कट हो रहे हैं, 1 से कट हो रहे हैं और किसी नंबर से नहीं। बस यही खत्म कर दो। मेरा जो HCF है वो 25 है। इसका मतलब जो क्यूब हमें चाहिए उसकी जो डिमेंशन है सिंगल साइड की वो 25 सेंटीमीटर है। तो कितने क्यूब्स बनेंगे, सो अगेन मैं बताता हूं कितने क्यूब्स बने, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो 6 7s are 42 इंटू 2 is 84। या फिर आप यहां से देख लो कि जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी है 150 इंटू 175, और सॉरी ये क्यूबॉइड है, और जो क्यूब हमने बनाना है उसकी हर साइड 25 होनी चाहिए। 25 2s are 50 होता है, 25 6s are 150, और ये होता है 7s are 7 6 are 42 इंटू 2 is 84। ठीक है, अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, यहीं से आंसर निकालना होता है हमें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। नेक्स्ट जो है मेंसुरेशन 2 में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 2 cylinders have their radii of their bases in the ratio this and their heights in the ratio this, find the ratio of the curved surface area। अगेन सरफेस एरिया, एरिया मतलब क्या है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दो लेंस को मल्टीप्लाई करना है, और दो लेंस उसने दे रखी है, कौन सी, एक रेडियस दे रखा है और एक क्या दे रखा है हाइट। सो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 4 5 का कितना आ जाएगा 20, और 5 को कर दो इससे मल्टीप्लाई 735। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, 4:7 जो है हमारा आंसर। ठीक है जी, सो एक और वीडियो है मेंसुरेशन की जिसमें रेस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो है वो मैं पुट करूंगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन मोड में कोचिंग लेना चाहते हैं, अमृतसर और अमृतसर के अराउंड आप रहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ऑपोजिट UT मार्केट में है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अ CGL एग्जाम, थैंक यू।